Hello, you all. We had studied about the fundamental unit of life, the biology chapter number 1, class 9. We had discussed about the cell theory, discovery, माइक्रोस्कोप्स के बारे में भी पढ़ा था, बहुत सारे थे, इलेक्ट्रॉन, कंपाउंड, लाइट माइक्रोस्कोप. वी हैड ऑल्सो स्टडीड अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, शेप के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे. वी हैड ऑल्सो डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियस के डिफरेंस के में पढ़ा था, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक. वी वर डिस्कसिंग अबाउट द plasma membrane, that is cell membrane. We had discussed about फॉस्फोलिपिड्स के बारे में भी पढ़ा था हमने थोड़ा सा. उसके बाद हमने एंडोसाइटोसिस, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, इसके बारे में पढ़ा. अब हमें पढ़ना क्या है इसमें, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशंस. टाइप ऑफ सॉल्यूशंस में हमने 3 टाइप के सॉल्यूशन पढ़ना, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक. वी नो कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में कोई भी चीज़ फ्लो करती है. वी ऑल नो दिस. हाइपर मीन्स मोर, हाइपो मीन्स लेस, एंड आइसो मीन्स नॉर्मल या सेम. अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कह रहे हैं. अब देखो, सेल इज प्लेस, सेल कहाँ पे प्लेस किया गया है, मीडियम हैविंग द लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर. अब हमने क्या किया ना, एक सेल लिया है, ये मान लो मीडियम है, इसमें जो सेल लिया है, ये जो सेल है ना मेरा, इसमें जो कंटेंट है बहुत, इसमें वाटर कंटेंट बहुत कम है, लेकिन हमारे सेल में तो वाटर कंटेंट अच्छा खासा होता है, तो ये बाहर आएगा. अगर ये बाहर इसमें से वाटर कंटेंट आएगा इक्वल करने के लिए, हाई यहाँ पे था, लो यहाँ पर है, तो इक्वल करने के लिए यहाँ हायर टू लोअर आएगा, और इसकी वजह से इसमें से कम होगा तो चीज़ें ये श्रिंक होंगी. तो बस इसमें इस पूरे में हमने यही लिखा है. अब वाटर मूवमेंट क्या होता है, हाइपो सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जाता है. यहाँ पे हाइपर आना था, डेट इज ER. इसी प्रोसेस को हम एक्सोऑस्मोसिस भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. अब हम देखो, अब क्या है कि अगर ये चीज़ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कर दिया जाए, मतलब अगर मैंने कोई भी सेल लिया, लेकिन इस बार मैंने ऐसे कंटेनर में रखा जो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया. अब ये इसमें जाएगा, तो क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा, लीड टू द स्वेलिंग. और अगर ये और बहुत देर तक रह जाए तो ये बर्स्ट भी हो सकता है. इसी को हम एंडोऑस्मोसिस भी कहते हैं, क्योंकि अंदर जा रहा है. एंडो मतलब अंदर जाना, और एक्सो मतलब बाहर जाना, जो हमने यहाँ पर देखा था. ठीक है. अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात कर लो. देखो आइसोटोनिक क्या है, if the cell is placed in the medium having the concentration of the water present inside the cell, then there is no net movement of the water between it in the medium. Not the cell will shrink, not will swell. अब देखो यहाँ पे आइसोटोनिक सोल्यूशन में ना ही अंदर जा रहा ना ही बाहर जा रहा, तो सेम हो गया. अगर ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दिया मैंने, अगर मैं इसी को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखती हूँ, तो देखो मेरा ये श्रिंक हो रहा है ना, मतलब फूल रहा है ना, स्वेल हो रहा है ना. और ये अगर यहाँ इसमें कंटेंट कम है और इसमें बहुत कम है, इसमें लो हाई है, तो ये बाहर आ रहा है, तो ये एकदम छोटा होता जा रहा है. तो यही चीज़ मैंने ऊपर एक्सप्लेन की थी आपको. इस डायग्राम से तो सबको समझ में आ ही गया होगा होपफुली. अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ और फिर से रिमाइंडर देते हैं कि इसको प्लीज़ अपने नोट्स के साथ रखिएगा. दिस विल हेल्प यू फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए. बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द सेल वॉल. व्हाट आर सेल वॉल्स. अभी हमने तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़े, सेल वॉल कहाँ से आ गई. तो देखो, ये अगर कोई भी सेल है ना, तो इसके बाहर एक और सेल होती है, इसकी एक वॉल टाइप की. दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज सेल वॉल. ठीक है. अभी हम देखते हैं क्या है ये सेल वॉल. सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल.
दैट इज बैक्टीरिया में और फंजाई में ही प्रेजेंट होती है। इसका कॉम्पोजिशन देखो, सेल्यूलोज, दिस इज द कॉम्प्लेक्स शुगर। कॉम्प्लेक्स शुगर बहुत टफ शुगर है जिसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। इट इज कंपोज ऑफ डेड सेल्स एंड कम्प्लीटली परमिएबल प्लाज्मा। अच्छा, आपको याद है कि जब हमारी काउज जो हैं हमारे प्लांट्स को खाती हैं तो उसको बहुत टाइम तक उसको च्यू करती हैं, क्यों? क्योंकि वो सेलुलोज होता है जिसको ब्रेक डाउन करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था, क्लास 8 में हम पढ़ के आए हैं, ये चीज़ें तो हमें पता होंगी थोड़ी सी। वैसे प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? एनीबडी हैविंग द आइडिया अबाउट दिस? अगर नहीं है तो देखो कि अब मैंने क्या किया, ये कोई हाइपोटोनिक सोल्यूशन ले लिया और सेल मेरा हाइपरटोनिक हो गया, ठीक है। हाई यहाँ पे लो कंसंट्रेशन, ये हाई कंसंट्रेशन, लेकिन यहाँ पे इस बार मेरा ना सेल वॉल भी प्रेजेंट है। आई हैव सेल वॉल टू। तो क्या होगा, इसका तो कंटेंट बाहर आ जाएगा। ये जो सेल वॉल है, दिस इज नॉट परमिएबल मेम्ब्रेन, ये कुछ अलाउ कर देगी, जिसका मन करे जाओ, जिसका मन करे मत जाओ। ये ऐसी मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये डेड सेल से बनी, इसका कोई मेम्ब्रेन, ये कोई भी किसी को देखती नहीं है, जिसको मन करे वो आए जाए। अभी क्या है, ये हायर कंसंट्रेशन है, लोअर कंसंट्रेशन। अब जब यहाँ से बाहर आएगा तो ये जो सेल कंटेंट है ये श्रिंक होगा, लेकिन ये रिजिड होने की वजह से, ये रिजिड कॉम्प्लेक्स है, ये मूव नहीं करता, एकदम टाइटली स्ट्रांगली फिक्स है, ठीक है। तो ये क्या होगा ना, ये जो मेम्ब्रेन है हमारी, ये वाली मेम्ब्रेन जो है सेल वॉल से दूर होती जाएगी, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। आया होगा समझ में होपफुली सबको। तो प्लाज्मोलिसिस इज अ प्रोसेस इन विच द लिविंग plant cell is placed in the hypotonic solution containing the cell start growing away from the cell wall due to the cell shrinkage। आया सेल श्रिंकेज वजह। अब सेल वॉल का फंक्शन देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट प्रोवाइड द रिजिडिटी टू द सेल, यहाँ पे रिजिडिटी आना था। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है। प्रिवेंट द सेल फ्रॉम द हार्श इन्वायरमेंट कंडीशन, यहाँ पे सही कर लेना, ये रिलेटेड नहीं है, ये रिजिड है, RIGIDE, ठीक है। ये हार्श इन्वायरमेंट से हमें बचाता है सेल के। न्यूक्लियस जो है, अब देखो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस इज अ डबल स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन। ये ना न्यूक्लियस भी कुछ इस टाइप की होती है, लेकिन क्या होता है कि ये जो यहाँ से ना ये ब्रेक आउट होती है, थोड़ी सी ना पोरस होती है, अपने आप को बहुत अच्छी दिखाती है, मैं पोरस हूँ, मेरे अंदर कोई भी आ सकता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे न्यूमरस पोर्स होते हैं, इसी को हम न्यूक्लियर पोर भी कहते हैं। ये जो पोर होता है, हाँ ये, और एक चीज़ और, ये पूरे के पूरे इस पूरे दोनों मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं ऐसे पोर्स, फाइन। तो इसमें क्या है कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच का जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है वो न्यूक्लियस होल्ड करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होल्ड करती है बेसिकली। It contains the entangled mass. It contains the entangled mass of thread-like structures which are called chromatin. When the cell is not dividing, अगर सेल डिवाइड नहीं हो रहा है तो उस केस में जो चीज़ होती है उसका नाम होता है क्रोमैटिन। लेकिन अगर सेल डिवाइड होने जा रहा हो तो उसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब आया क्रोमोसोम्स क्या होता है समझ में। अभी हमने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में देखा था कि प्रोकैरियोटिक में एक ही क्रोमोसोम होता है और यूकैरियोटिक में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब क्रोमोसोम्स है कि क्रोमोसोम्स एट द सेल डिवीजन में ही ये प्रेजेंट होते हैं। चलो अब हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे, कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में। जो हमारा क्रोमोसोम्स होता है वो इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डीएनए तो अक्सर मैंने 1 मार्क्स में देखा है पेपर में। प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
ये क्वेश्चन अक्सर 2 मार्क्स में बच्चों से पूछा जाता है स्कूल एग्ज़ाम में, और इस वक्त तो MCQ वाले पैटर्न पे तो बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन में से एक हो गया है। DNA is known as the blueprint of life. DNA is known as blueprint of life because it is responsible in inheritance of trait. ये inheritance of trait की वजह से, और इसमें जीन्स भी प्रेजेंट होता है। एग्जाम देख लो, स्पेलिंग ध्यान से, JEN वाला मत लिख देना, ये वाला G लिखना। द फंक्शनल स्ट्रक्चर of DNA is also known as unit of inheritance. इसको हम यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं। इसी से हमारे जो इनहेरिटेंस के स्ट्रक्चर, जो इनहेरिटेंस के जितने भी रूल होते हैं वो सब फॉरवर्ड होते हैं। हम क्लास 10th में इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो इट इज़ रेगुलेट द रिप्रोडक्शन एंड रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड मेच्योरिटी ऑफ द सेल। ये रेगुलेट करता है सेल के रिप्रोडक्शन में, और यहाँ पे सर्कुलर नहीं, यहाँ पे सेल आना था, सेल रिप्रोडक्शन इट इज़ रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ द सेल। सेल के बड़े होने तक ये सारा काम कौन करता है? क्रोमोसोम्स कैसे करता है, न्यूक्लियस करता है, ये सब काम। बिल्कुल। अब हम साइटोप्लाज्म के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, और फिर कल हम सेल ऑर्गेनेली के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जब हम स्टेनिंग करते हैं, अच्छा स्टेनिंग करना तो जानते ही होंगे सब लोग। स्टेनिंग जब हम करते हैं ना, तो सबसे कम डिग्री में एब्जॉर्ब करने वाला स्टेन जो पार्ट होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। इसी में हमें सेल ऑर्गेनेली भी मिलते हैं। हम जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखते थे तो हमें साइटोप्लाज्म दिखता था, लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते थे तो हमें सेल ऑर्गेनेली दिखती थी। किसमें? साइटोप्लाज्म में। So I hope this all is clear to you. If you enjoy the video, you can like, share and subscribe the channel. If in the case of any query, you can ask in the comment section. Thank you, for have a nice day.